हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर समरी के बारे में। मार्च में 2022 में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, तो हमने उनको ब्रीफ में सब कवर अप करने की पूरी कोशिश की है। तो हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे अलग अलग इश्यूज़ के बारे में, उनकी क्या डिटेल्स हैं, करंट के साथ साथ उनकी स्टैटिक जो डिटेल्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे। तो सारी चीज़ें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपसे को सारे टॉपिक से रूबरू करवाएंगे, सो दैट कि आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जुडिशरी एपीओ जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स में आप आसानी से उन इश्यूज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर कर पाएँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो दैट कि हमें एक इंकरेजमेंट मिलता रहे ऐसी वीडियोस बनाते रहने का, ठीक है। सो शुरू करते हैं। आप आज इस बार हम लोग बात करेंगे मार्च 2022 में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है आईपीसीसी पार्ट 2 ऑफ 6 असेसमेंट रिपोर्ट। तो देखिए आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनको लेके आईपीसीसी हर साल एक रिपोर्ट निकालती है। तो ये अभी पार्ट 2 निकला है उसकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट का। तो अब उस पार्ट 2 में उन्होंने क्या क्या बातें की हैं वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहता है कि दिस सेकंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एंड एडेप्टेशन ऑप्शन। तो हर इसके 3 पार्ट निकलते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट किसी बारे में बात करता है, सेकंड पार्ट किसी बारे में बात करता है। तो ये बोल रहा है कि सेकंड, अगर कहीं कॉम्पिटिशन में से पूछा जाए कि सेकंड पार्ट जो है आईपीसीसी की वो किस टॉपिक्स या किस इशू के बारे में बात करती है, तो आपको कहना है कि अबाउट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज़। वल्नरेबिलिटी मतलब जो भी खतरे हैं, इम्पैक्ट क्या है, रिस्क क्या है, और अडेप्टेशन मतलब बचने के उपाय क्या है, ठीक है। तो इन सब सारे चीज़ों के बारे में ये बात करती है। अच्छा, जो थर्ड और फाइनल रिपोर्ट आएगी वो किस बारे में बात करेगी, पॉसिबिलिटीज़ और रिड्यूसिंग एमिशन। एमिशन मतलब आप क्या समझते हैं कि गाड़ियों से जो भी धुआं, स्मोक, और इंडस्ट्री से जो भी धुआं, स्मोक, तो एयर पॉल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं, तो उनको एयर पॉल्यूशन के फैक्टर्स को ख़त्म करने के लिए, उन एमिशंस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं थर्ड रिपोर्ट में उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उस बारे में बात होगी, ठीक है। अब इसके बारे में तीसरी रिपोर्ट क्या बोलता है कि मुंबई इज़ एट द हाई रिस्क ऑफ सी लेवल राइज एंड फ्लडिंग। मुंबई जो है हाई सी लेवल राइज मतलब सी का जो लेवल है, पानी का जो स्तर है, और फ्लडिंग जो बाढ़ है, उसके नज़रिए से देखा जाए तो मुंबई सबसे ज़्यादा खतरे पर है। और अहमदाबाद फेस ए सीरियस डेंजर ऑफ हीट वेव। और अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा किस बात का है, हीट वेव का। जो गर्म हवाएं जो चल रही हैं आजकल, आप कॉमनली देख रहे हो गर्मी के मौसम में जो काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है गर्म, तो वो हीट वेव जो है उस इस नज़रिए से अहमदाबाद जो है वो काफ़ी डेंजर एरिया है, ठीक है। और आईपीसीसी की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये जो सेटअप हुआ है 1988 में, ठीक है, बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ये आईपीसीसी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके नज़रिए से। सेकंड आता है आपका आईएनएस विशाखापट्टनम। अब आईएनएस विशाखापट्टनम आपको पता है कि एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है, ठीक है। अब उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। रिसेंटली द इंडिया मेड स्टील गाइडेड मिसाइल, इंडिया मेड, देखिए ये ध्यान रखिएगा इंडिया मेड है, ठीक है। दूसरी बात, आईएनएस विशाखापट्टनम जो है फॉर्मली अफिलिएटेड टू द विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट पे फाइनली जो है आईएनएस विशाखापट्टनम जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बनी है, अंडर P15B। इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, P15B जो है प्रोजेक्ट के अंडर जो है टोटल ऑफ 4 वॉरशिप और प्लान, टोटल ऑफ 4 वॉरशिप जो है वो प्लान बनाने का प्लान किया गया था। पहली कौन सी, आईएनएस विशाखापट्टनम, फिर आईएनएस मरमुगांव, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस सूरत, ठीक है। तो ये लॉन्च करने की जो है तैयारी है P15B प्रोजेक्ट के अंडर। और ये जो शिप है, इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रह्मोस क्या है और किस तरह की मिसाइल है। तो ये सारे भी जो डिटेल्स है वो आप पुरानी वीडियो में देखिएगा, करंट अफेयर समरी फरवरी 2022 के नाम से है। तो उसमें ब्रह्मोस के बारे में मैंने डिटेल से बात की है। तो इस शिप में जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है लैस है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के साथ ये इस शिप में है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई हमारी आईएनएस विशाखापट्टनम के बारे में। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका ये कॉपीराइट होते हैं,
ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, डिज़ाइन होती है। तो इन सब सारी चीज़ों को जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए के बारे में जो स्टडी होती है वो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी एक नया रिसेंट जो है इंडेक्स आया इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, उसमें इंडिया की रैंक जो है वो 55 कंट्रीज़ में 43 रैंक पर इंडिया को प्लेस किया गया है, 43rd रैंक है इंडिया की। ठीक है, उसके बाद जो इस इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स का क्वेश्चन जब भी आता है उसमें दो चीज़ पूछी जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, एक इंडिया की रैंक क्या है और दूसरी सबसे टॉप पर कौन है। और इन्हीं दो बात चीज़ों के पॉइंट्स जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं इसमें, कि 2022 में जो इस इंडेक्स पर टॉप कौन कौन सी कंट्री की है वो है यूएस। ठीक है, अब बात आती है वॉर क्राइम एंड आईसीसी। आप सभी को पता होगा कि रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के रिलेशन में यूक्रेन जो है अभी रिसेंटली आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पर यूक्रेन ने अभी कंप्लेंट की थी, जिसमें आईसीसी ने संज्ञान लेते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोला है कि इट विल ओपन अ इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल वॉर क्राइम्स। पॉसिबल जो वॉर क्राइम्स रशिया कर रहा है उस पर आईसीसी जो है एक इन्वेस्टिगेशन बैठाएगी कमिटेड बाय रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन में जो रशिया जो भी वॉर क्राइम कर रहा है उसके ऊपर एक कमीशन बैठाएगी। और ये आईसीसी जो है ये परमानेंट जुडिशियल बॉडी है क्रिएटेड बाय द 1998 रोम स्टैट्यूट। अच्छा, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ईयर में बना है, और दूसरा सवाल पूछा जाता है किस स्टैच्यूट। देखिए, ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है स्टैच्यूट, तो किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आईसीसी चलता है वो आपको बोलना है रोम स्टैट्यूट, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। और यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया आर नॉट द मेंबर। देखिए ये ध्यान रखिएगा, यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया मेंबर। देखिए अभी रशिया में ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं लेकिन रशिया मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बनेगा लेटर ऑन। ठीक है, खाए वो हम बाद में देखेंगे। और अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ इससे रिलेटेड कि ह्यूमन राइट ग्रुप जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और इन्होंने रशिया को अक्यूज़ किया है कि ये ह्यूमन राइट का वॉलेशन कर रहे हैं और क्लस्टर बॉम्ब और वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं वॉर में, जिससे कि ह्यूमन राइट का वॉलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को सबको ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़। ठीक है, अब बात आती है आपके परमानेंट इंडस कमीशन मीटिंग की। तो परमानेंट इंडस कमीशन मीटिंग में अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कि The 117 मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज हेल्ड। ठीक है, 117वीं मीटिंग जो है परमानेंट इंडियन इंडस कमीशन की। अब देखिए इंडस का परमानेंट इंडस कमीशन है क्या। परमानेंट इंडस कमीशन जो है इंडस रिवर के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेटअप किया गया था, और हर साल या कुछ इंटरवल्स पे यहाँ पे मीटिंग्स होती है ताकि जो भी डिस्प्यूट्स है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एग्रीमेंट जो है वो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटर किया गया था। तो हमेशा एक फिक्स इंटरवल या रेगुलर इंटरवल्स पे जो है यहाँ पे मीटिंग होती है परमानेंट इंडस कमीशन की, इसी पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है 117वीं मीटिंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की इंडस कमीशन को लेकर के। और द इशू ऑफ द फजीलिका ड्रेन वाज आल्सो डिस्कस्ड एंड पाकिस्तान अश्योर्ड दैट ऑल नेसेसरी एक्शन विल कंटिन्यू टू बी टेकन टू इंश्योर द फ्री फ्लो ऑफ फजीलिका ड्रेन इनटू द रिवर। ठीक है, अभी फजीलिका ड्रेन जो है उसको लेकर के डिस्कशन हुआ है, और पाकिस्तान ने अश्योर किया है कि फजीलिका ड्रेन का जो भी पानी का बहाव है वो पूरी तरह से सतलज रिवर में जाएगा और इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी। और थर्ड बात क्या हुई है, द पकल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट प्रपोज्ड ऑन रिवर मरुसुदर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। और चिनाब रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उस पर पकल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है उसको बनाने की इनिशिएशन किया है। ठीक है, उसको लेकर के भी डिस्कशन हुआ है। और ये अगर मैं स्टैटिक के बारे में बात करूँ कि इंडस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, तो 1960 में जो है वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये समझौता हुआ, और ये डिसाइड किया गया कि इंडस, चेनाब और झेलम जो है इनका जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, और रावी, ब्यास और सतलज का जो पानी है वो इंडिया में जाएगा। देखिए सतलज इंडिया के साइड पे आते हैं, इसीलिए इंडिया को लेकर कंसर्न है, और पाकिस्तान ने साफ किया है कि ये फजीलिका ड्रेन से जो भी पानी का बहाव है सतलज में वो रुकेगा नहीं, वो प्रॉपर्ली चलता जाएगा, तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी वजह से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान के हिस्से में कौन कौन से नदी आई है और इंडिया के हिस्से में कौन कौन सी नदी आई है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट में द रिसेंटली द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिलीज द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट। ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड जो इन्वायरमेंट है इन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज़ की है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कुछ इन्वायरमेंट को लेकर के जो है अपनी
क्लैरिफिकेशंस और अपने डेटाज जो है मेंशन किए हैं। और इसमें उन्होंने बोला है कि द टारगेट इज़ टू प्रोवाइड सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इनका टारगेट क्या है, सेफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड करने का टारगेट है। और वो कब तक का टारगेट है, 2022 से लेकर 2023 तक। ठीक है, और अब इसमें बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इंडिया है स्लिप्ड 3 स्पॉट्स टू रैंक 120 ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए, अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि यूएन ने एक आइडियल सोसाइटी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है ताकि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके। ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया। तो इन सब रिसोर्सेज जो है हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के, अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी बचाना है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करना ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके। ठीक है, और उसी को लेकर कुछ गोल डिसाइड किए गए थे, तो उन्हीं के रिलेशन में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है। और यूएन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किया। देखिए ध्यान रखिएगा, 17 सस्टेनेबल गोल जो है वो डिसाइड हुए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो उसकी रैंक क्या है, 120 इसको अचीव करने में। ठीक है, और उसके बाद क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, झारखंड एंड बिहार आर द लेटेस्ट लीस्ट प्रिपेयर टू मीट द एसडीजी टारगेट बाय द ईयर 2030। और अगर बात की जाए कि इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट है जो कि एसडीजी गोल को पाने में सबसे पिछड़े स्तर पर चल रहे हैं, तो वो है झारखंड और बिहार। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, FATF रिटेन्स पाकिस्तान एंड ग्रे लिस्ट। अब देखिए FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, ये सारी बातें हम करते हैं। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनका काम क्या है कि जिस भी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग आप समझ रहे होंगे, हवाला का पैसा, और टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, जो जो कंट्री यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ये उन कंट्रीज़ पे जो FATF जो है वो उन कंट्रीज़ पर बैन लगाते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग लिस्ट में रखते हैं। एक होती है ग्रे लिस्ट, फिर होती है ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट जो है वो बहुत ग्रेव होता है। उसमें ये है कि आपके कंट्री के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग जाएंगे, आपको किसी कंट्री के साथ ट्रेड करने को नहीं मिलेगा, आप किसी कंट्री से लोन नहीं ले सकते। ठीक है, और ग्रे में थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है, थोड़ा सा कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है, थोड़ा सा लिमिटेड होती है। ठीक है, तो इसी को लेकर अब जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करता आया है, तो उसको लेकर के पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी इन पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्शन लिया है। और बीते कुछ सालों, 2 सालों से या 3 सालों से इनको ग्रे लिस्ट में रखा है। और इनको कुछ गोल्स दिए गए हैं, 34 एक्शन पॉइंट्स जो हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि आप इन 34 बिंदुओं पे काम करिए, और अगर आप इन चीज़ों को पा लेते हैं तो हम आपको ग्रे लिस्ट से हटा देंगे। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये डिस्कशन हुआ है, और अब देखते हैं कि बाकी आगे क्या क्या बात हुई है। तो FATF इंक्लूडेड द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, Zimbabwe had been excluded from the list after review found that compliant with। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ पैरामीटर्स देते हैं, कुछ पॉइंट्स देते हैं कि इन पे अगर आप काम करेंगे तो हम आपको अपने जो टेररिज्म या जो ग्रे लिस्ट है या ब्लैक लिस्ट है उससे हटा देंगे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि FATF ने ये पाया है कि यूनाइटेड अरब इमिरेट, ये UAE और जिम्बाब्वे ने FATF द्वारा दिए गए जो पॉइंट्स हैं उन पे पूरी ईमानदारी से काम किया है, और जो भी एक्शंस थे वो लिए हैं। इसलिए FATF ने डिसाइड किया है कि उनको जो है अपनी लिस्ट से ये जो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट है उससे ये रिमूव करके क्लीन चिट दे देंगे। ठीक है, तो अब इस कंट्री की जो छवि है वो साफ हो जाएगी। उसके बाद द FATF हैज़ इशूड अ 27 पॉइंट एक्शन प्लान आफ्टर प्लेसिंग पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट इन जून। ठीक है, तो अभी क्या है, पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा है, क्योंकि FATF ने 27 पॉइंट एक्शन प्लान जो है इशू किया था कि उस पर आपको एक्शन लेना है, और उसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है जून 2018 से। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पाकिस्तान किस लिस्ट में है, पाकिस्तान कब से है FATF में, FATF के बारे में डिटेल्स, तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि ये FATF जो है इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई 1989 में। और कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1989 में, याद रखिएगा। टूरिंग किस समिट में, G7 समिट में, और कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। G7 समिट में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद पेरिस में इसका फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर 1989 में सॉरी। और FATF करेंटली है 39 मेंबर्स इंक्लूडिंग 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FATF में करेंटली जो है 39 मेंबर्स है, याद रखिएगा। पूछा सकता है कि FATF में टोटल कितने मेंबर हैं। ठीक है, उसके बाद आती है डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात आती है कि डेमोक्रेसी जो रिपोर्ट है
ये जो है क्या करते हैं कि हर कंट्री में जो डेमोक्रेसी का जो स्टेटस है, ठीक है, वहाँ कहाँ पे तानाशाही है, कहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में ये अपनी एनालिसिस रिपोर्ट पेश करते हैं। तो उन बातों को लेकर के इन्होंने जो अभी वी डेम करके एक इंस्टीट्यूट है, वो अपनी डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है हर साल निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसको लेकर के बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द वी डेम इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन। अब देखिए वी डेम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, स्वीडन में, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्ग, ठीक है। अब ये इनकी रिपोर्ट अभी निकली है रिसेंटली, उन्होंने टाइटल दिया है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, ठीक है। अभी इनके रिपोर्ट का जो टाइटल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकली है उसका टाइटल क्या है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, ये इनका टाइटल, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें और जो ये इंडेक्स है एलडीआई, उसमें जो है स्वीडन जो है वो टॉप पर है, ठीक है। अब बात आती है वुमेन इन पीस कीपिंग। वुमेन, यूएन जो है पीस कीपिंग की किसकी बात कर रहा है, यूएन जो है एक अपनी फोर्स रखता है, ठीक है, कि यूएन हर कंट्री जो है अपने अपने कुछ सोल्जर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस सेना में, ठीक है। तो वह एक मेल की अलग फोर्स है, फीमेल की अलग फोर्स है, ठीक है। तो वुमेन की जो यूएन की एक बटालियन भी है महिलाओं की, उसमें जो है उसके बारे में बात की गई है, पीस कीपिंग मिशन। अब इनका ऑब्जेक्ट क्या है, यूएन जो है वो जहाँ पर वॉर अफेक्टेड कंट्रीज़ है वहाँ पर अपनी सैनिक जो है भेजता है ताकि वॉर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली इनका काम लड़ना नहीं होता, इनका काम होता है वहाँ पर जो भी क्षति हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, वहाँ पर उसको संभालने की, वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ पर उसको सही करने की, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है कि मेनी वुमेन सोल्जर्स वर ट्रेनिंग टू बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। तो काफ़ी वुमेन सोल्जर्स जो है वो ट्रेनिंग ले रही थी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो है वो 1948 में शुरू हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथराइज़ किया था कि अब उनकी आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है वो मिडिल ईस्ट में किया जाए ताकि वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो। और इंडिया अभी रिसेंटली भेजा है ऑल फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट टू बी डिप्लॉयड इन लाइबेरिया। इंडिया ने अभी ऑल फीमेल बटालियन जो है कंट्रीब्यूट की अपने तरफ से, कि जो इंडियन यूनिट होगी वो भी पीस कीपिंग मिशन में जाएगी। और उनको सबसे पहले कहाँ डिप्लॉय किया गया था, लाइबेरिया में 2007 में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट करती है, तो उसके टर्म में बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। अब तापी पार नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट जो है अभी ये नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट जो है अभी रिसेंटली ट्राइबल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि उनका कहना है कि जो प्रोजेक्ट तो बन रहा है बट जो स्कूल हॉस्पिटल हैं वो कभी डेवलपमेंट नहीं हो रहे, बस इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पर्सपेक्टिव सोचा जा रहा है, बट हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके स्कूल, हेल्थ, हॉस्पिटल, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। और वो अभी भी जैसे कि तैसे ही पड़े, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है। और दीज प्रोजेक्ट्स हैव बीन सैंक्शन 2010 साइंड विद द यूनियन गवर्नमेंट गुजरात। अच्छा, नर्मदा तापी जो लिंक प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में साइन हुआ है। द फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट स्पीच सेड दैट इज 5। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कहा कि 5 इंटरलिंकिंग रिवर को इंटरलिंक, मतलब कि रिवर को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है वो 5 तरह के प्रोजेक्ट जो है इनको काम किया जाएगा। कौन कौन से, दामगंगा पिंजाल, पर पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नर एंड पेन्नर कावेरी, ठीक है। इन 5 पे काम किया जाएगा। अब मिसाइल मिसफायर की बात आई, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया ने एक मिसाइल टेस्टिंग कर रही थी तो वो गलती से लॉन्च हो गया और वो पाकिस्तान में जा कर के गिरा था। तो इंडिया ने अभी एक्नॉलेज किया कि टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से ऐसा हुआ। और ये जो मिसाइल थी 124 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर तक गई थी, ठीक है। और एक रूल होता है कि प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट, इसके तहत क्या होता है कि हर कंट्री को नोटिफाई करना होता है कि वो फ्लाइट टेस्ट करने जा रहे हैं। और ये जो फ्लाइट जो लॉन्च की गई थी वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो याद रखिएगा ये पॉइंट जो है 124 किलोमीटर कितना अंदर गई थी और किस तरह की मिसाइल थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे बात की हमने काफ़ी एक्सटेंसिव वे में, और मार्च के पर्सपेक्टिव से हमने जो भी एक्सटेंसिवली सारे इश्यूज़ को कवर करने की पूरी कोशिश की है। एंड वी रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो, एंड टिल दैट टाइम प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एट द एंड। एंड बाकी भी हमने करंट अफेयर समरी जो है वो जनवरी और फरवरी की भी बनाई है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें तो ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। एंड वी रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ अपने वैल्यूबल कमेंट से हमें बताते रहिएगा कि आपको और क्या क्या टॉपिक्स है और क्या क्या पॉइंट्स है जिन पे आप चाहते हैं हमें वीडियो बनाएं, ठीक है। सो दैट कि विल कीप मेकिंग दैट वीडियो। सो टिल दैट टाइम आई वुड लाइक टू टेक अ फाइनल कॉल। थैंक यू।